नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, आदाब। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है आप ही का यानी आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर दस्तक, जिसमें दिल की बात होती है और कलम की भी बात होती है। आप जानते हैं फॉर्मेट को, आपको पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा मालूम है। बहुत खूबसूरत लेखन करने वाले, बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हमारे बीच होते हैं, हमारे रूबरू होते हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है और हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और वो अपनी ज़िंदगी की किताब खोल के आपके सामने रख देते हैं। यही तो है इस कार्यक्रम की खास बात। और ख़ास बात शुरू करने से पहले, उनसे रूबरू करवाने से पहले उनके बारे में एक नज़र, ताकि आपको उनके बारे में कुछ तो पहले से भी पता हो। दोस्तों, जो हमारे आज के मेहमान हैं उनके बारे में बहुत गर्व से बताते हुए मुझे खुशी भी हो रही है कि आपकी तमाम विधाओं में आप लिखते हैं। गज़ल, गीत, नवगीत, मुक्तक, कुंडलिया, दोहा इत्यादि अनेक विधाएं हैं और ये बहुत ख़ास विधाएं हैं, ख़ास तरीके से लिखी जाती हैं। प्रकाशित पुस्तकों की अगर बात करूं तो आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं और एक तो है दर्द का एहसास, दूसरी है कुछ कुछ मीठा कुछ खारा यानी ज़िंदगी का रूप। 2 किताबों के बाद बात करें आपके सम्मान पुरस्कार की, तो दोस्तों बात करते हैं निर्मला स्मृति साहित्य समिति चरखी दादरी हरियाणा से हिंदी साहित्य गौरव सम्मान से आप अलंकृत हैं। जिला बदायूं उत्तर प्रदेश द्वारा शकील बदायूनी स्मृति सम्मान से आप अलंकृत हैं। मुरादाबाद के प्रसिद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मंच द्वारा समृद्ध लेखनी सम्मान आपकी झोली में है। साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में जो स्थापित है, उनके द्वारा सम्मानित हैं आप, और दिल्ली अकेडमी द्वारा श्रेष्ठ गज़लकारों के साथ सम्मानित हैं। और चुनिंदा एक पुस्तक निकली थी जिसमें भारत के श्रेष्ठ गज़लकार, उनमें आपकी किताब, उस किताब में आपकी जो गज़लें भी रेखांकित है। रेख्ता आप जानते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है और वहाँ पर शब्दकोश में कविता कोश है। कविता कोश के अंदर उनकी भी रचनाएं, उनकी गज़लें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और काम धंधे की बात करें तो दोस्तों, आप बैंक में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं। स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशंस के साथ भी आप जुड़े हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से, नाटक, थिएटर, जो भी हमारा एक राइटिंग एसोसिएशंस है मुंबई में, उसमें आप रजिस्टर्ड हैं। तो इतना कुछ जब बता ही दिया है तो दोस्तों मिलने में देर कैसी। जी हाँ, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ओमकार सिंह विवेक जी से। विवेक जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में आपने दस्तक दी, बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहिबा, स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए, और दर्शकों को भी बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस नाचीज़ को स्टूडियो में आमंत्रित किया। कुछ गुफ्तगू आपसे हो पाएगी? जी बिल्कुल, बहुत सारी, कुछ क्या, बहुत सारी। बहुत सारे सवाल लिए बैठी हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछती हूँ, आपने कभी सोचा था कि आप बरेली से, रामगढ़ से, रायपुर, मतलब ये पूरा एरिया आप मुशायरे पढ़ते रहते हैं, इतने बड़े बड़े मुकम्मल मुशायरे पढ़ते हैं, तो आप रामपुर से यहाँ पर आएंगे और जस्ट टीवी के प्रांगण में आपका इस्तकबाल होगा? मैडम, अनायास तो नहीं सोचा था। हाँ, ये हमारी खुशकिस्मती है, आप सब लोगों की मोहब्बत है कि आपने आमंत्रित किया और हम यहाँ हाजिर हो गए आपकी दावत पर। वैसे सोचा नहीं था। जस्ट टीवी को मैं अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखता रहता हूँ। महफिल मुशायरा भी देखें, 1-2 साक्षात्कार भी देखें। अच्छा जी। तो यहाँ के जो स्टूडियो के प्रेजेंटेशंस हैं उनसे बेहद मुतासिर रहा, और ये हमारे लिए एक, पता नहीं, भाई रविंद्र सिंह रवि हैं, बहुत पहले से मैं उनसे जुड़ा हूँ, बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, कलाकार के भी कलाकार हैं रंगमंच के, तो उनकी मार्फत आपसे तारुफ हुआ और आपकी शख्सियत की वैसे से ही हम मुरीद हैं, तो ये सिलसिला बना, कड़ी से कड़ी जुड़ी। और ये माला जो है ना साहित्य की, एक एक मोती चुन चुन के लाते हैं अलग अलग राज्य से, अलग अलग शहर से, और महफिल मुशायरा हो या दस्तक, उस धागे में पिरोए जाते हैं और एक खूबसूरत, मैं तो कहती हूँ कि ऐसा गुलदस्ता तैयार हो जाता है फूलों का कि हर रंग के खुशबू के फूल होते हैं, महकते हैं अपनी अदाओं के साथ। चलिए, आप आए और आपने बताया कि आप जस्ट टीवी देखते थे, वहाँ से आपको पता चला कि महफिल मुशायरा, और आज आप यहाँ बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी खुशी आपको है उतनी मुझे भी बहुत हो रही है आपको यहाँ देखकर। और आप गज़ल, गीत, दोहे, छंद, मुक्तक और कुंडलियाँ, ये सभी तमाम विधाएं लिखते हैं।
तो गज़ल आपकी पसंदीदा विधा है, बेशक। जाहिर सी बात है। तो गज़ल का ये लिखने से पहले तो पहले पढ़ने का चस्का लगता है, तो वो ये कब लगा? गज़ल की वैसे लेखन की तो बात मैडम मुझे लगा कि विद्यार्थी जीवन से ही हुँ, शुरुआत गज़ल से तो नहीं होती। हुँ, मुश्किल विधा है। हुँ, शुरुआत हमारी अतुकांत से और छंद मुक्त रचनाओं से होती है, हुँ, अपने हुँ, भावों को अभिव्यक्त करना। तो मुझे जान पड़ता है 79-80s में ही, हुँ। जब हाई स्कूल या इंटर में मैं हुआ करता था, तभी कॉलेज मैगजीन्स में अतुकांत रचनाएँ छपा अच्छा जी। करती थी। हुँ, अब चूँकि हम रामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, हुँ, तो रामपुर आप भी अच्छी तरह परिचित होंगी, अदब का एक बड़ा स्कूल रहा है, हुँ। उर्दू साहित्य को लेके ख़ास तौर से। जी। नवाबी दौर में गालिब साहब का भी वहाँ आना-जाना रहा, हुँ। और एक नवाब जो हमारे रामपुर के गुज़रे, उनके गालिब साहब उस्ताद थे। अच्छा तो जी। वो जो माहौल वहाँ का था, हुँ, उसने मुझे प्रेरित किया कि मैं कविता तो करूँगा, लेकिन जो अपनी ख़ास चीज़ों को अभिव्यक्त कर सकता हूँ, मन की जो अभिव्यक्ति है, मैं शायद गज़ल में बहुत ज़्यादा ढंग से। तो हुँ, फिर उधर मेरा रुझान हुआ, अतुकांत कविता से धीरे-धीरे बढ़ते हुए कुछ उस्तादों से राबिता हुआ, उनसे शिल्प की बारीकियाँ सीखीं और हुँ। धीरे-धीरे गज़ल की तरफ को रुझान हो गया। पहली बार कब लिखी? पहली बार गज़ल की अगर मैं बात कहूँ, तो ढंग से लिखना गज़ल का सिलसिलेवार हुँ, 1990 के आसपास से शुरू हो गया। अच्छा जी। बाद में उस्ताद भी हुँ, के संपर्क में आया, उनसे गज़ल की बारीकियाँ हुँ। सीखना शुरू किया। तो 1990 से मैं कह सकता हूँ कि गज़ल का सिलसिला शुरू हो गया। एक गज़ल, आप इजाज़त दें तो शायद पहली गज़ल का एक शेर अभी भी मुझे ख़्याल आता है। पहली गज़ल जी, का? जी, बिल्कुल अच्छा, क्या पहली बात गज़ल है। का है। तो हम कैसे ये मौका छोड़ेंगे? जी, स्वागत है। कुछ इस तरह मतलब कहा था कि हो सके जितना भी तुझसे उम्र भर उपकार कर, हुँ, हो सके जितना भी तुझसे उम्र भर उपकार कर, बाँट कर दुःख दर्द बंदे हर किसी से प्यार कर, क्या बात है। बाँट कर दुःख दर्द बंदे हर किसी से प्यार कर, हुँ, और छल कपट और द्वेष ही करते हैं मन को स्वार्थी, हुँ, छल कपट और जी, द्वेष ही करते हैं मन को स्वार्थी, हुँ, हो तनिक यदि इनकी आहट बंद मन के द्वार कर, हो तनिक यदि इनकी आहट बंद मन के द्वार कर। तो संयोग से पहली गज़ल के ये मुझे याद रहे मतलब वैसे और शेर। विवेक जी, जी, संजीदा लगते हैं आप, पर है नहीं। कई बार संजीदा चेहरा होता है, बंदा होता नहीं है संजीदा। लेकिन मुझे इस बात की हैरानी होती है, अक्सर जब मैं इंटरव्यू करती हूँ, तो जब मैं अपने मेहमान से पूछती हूँ गज़लकार से कि पहली बार गज़ल लिखी, तो वो अक्सर बताते हैं कि आप कॉलेज के ज़माने में लिखी। तो जब वो मैंने कहा कुछ याद है? कहते हाँ, हाँ, बिल्कुल याद है पहली गज़ल। तो उनकी जो गज़लें होती हैं ना, महबूब के ऊपर, खूबसूरती पे, किसी पे प्यार करने पे, इज़हार करने पर, लेकिन और फिर धीरे-धीरे उनका जो मयार होता है, वो एक कहते हैं ना आधी उम्र तक आते-आते दुनियादारी तक जा जी, पाता है। जी, जी। लेकिन आपकी पहली गज़ल में ही दुनियादारी है, तो लगता है आपका प्यार बाद में आने वाला है। वो क्योंकि हाँ, आपका क्योंकि बंदगी पे आ जाएँगे फिर आप। आपने जो कुछ इंगित किया या आप जिस पहलू को रोशन करना चाह रही हैं, मैं उसके बारे में बता दूँ। जी, जी। जो आप चीज़ पकड़े, आमतौर से लोगों का कहना ये होता है, कविता प्रस्फुटित ही तब होती है, आदमी दिल ने चोट खाई हो, कहीं हुँ, मोहब्बत में चोट खाई हो। हुँ, बहरहाल मेरे साथ ऐसा कोई हादसा हुँ, या कोई घटना नहीं गुजरी जी। कि वहाँ से मेरे कविता का प्रस्फुटन हुआ हो। हुँ, भई प्यार की जहाँ तक बात है, मोहब्बत की बात है, वो सामाजिक सरोकारों से भी हो सकती है, सही पिताजी बात से भी हो सकती है, माँ से भी मोहब्बत हो सकती है, हुँ, माशूका और इश्क वो शायरी हो सकती है। हुँ। तो गज़ल तो बेसिकली शाब्दिक अर्थ यही है कि महबूबा से बात हाँ, करना, वही, औरतों से वही। बात मैं वही करना। कहना चाह रही थी, तो हाँ। मैं तो शायद कहता हूँ कि मैंने तो इस चीज़ को झुठलाया है। हुँ, अब तो गज़ल बहुत मुकाम तय कर चुकी, हुँ। लब और रुखसार से निकल के आके और उनसे जुल्फ़ों से निकल के आके आम आदमी के खून पसीने की बात सही करती है। बात है, बिल्कुल तो सही वो बात तो है। गाहे-बगाहे इत्तेफ़ाक से कहीं मेरा रिवायती शेर हो गया है, अदरवाइज़ तो यही है। और ना वो सारा सब जदीद ही रहता है। जी, जी, जदीदी है। लेकिन हुँ, वो इंसान की पहली ज़रूरत है, मोहब्बत, प्यार। हुँ, तो गाहे-बगाहे गज़ल में आई हैं ऐसी चीज़ें भी, हुँ। लेकिन शिद्दत से जो अच्छा, जुड़ाव रहा है, गाहे-बगाहे आई हैं या दिल से आवाज़ आई तब आई हैं? दिल से स्वाभाविक जी, है। जी। दिल तो है ना, एक छोटा-सा गोशा तो ज़ाहिर-सी बात है जी, जी, निकलती है जी। बात। आपने बिल्कुल सही फरमाया
और गज़ल पर और भी बात करेंगे और गज़ल भी सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द आते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों, हाजिर हैं ब्रेक के बाद और आज हमारे मेहमान विवेक साहब हैं, ओंकार सिंह विवेकी जी। विवेक साहब से आप उनकी बातें आपने सुनी और गंभीर, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँ दोस्तों, गंभीर दिखते हैं, गंभीर हैं नहीं, क्योंकि जब परत दर परत उनके दिल के दरवाजे खटखटाने के बाद खुलेंगे तो आपको असली रहस्य पता चलेगा। बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। और जैसे कि आपने कहा कि पहली ही गज़ल में आपने दुनियादारी की बात करी है और ये दार्शनिकता होती है, शायद घर का परिवेश, समाज का परिवेश, आपका जो परवरिश है और परिवेश दोनों का तालमेल ऐसा रहता है कि ज़िंदगी को बड़ी करीब से कम उम्र में देख लेते हैं कई बार, या कम उम्र में दायित्व आ जाता है कांधों पे। तो फिर ये इश्क मोहब्बत और ये सब चीज़ों की फ़िक्र फ़न कहाँ रहेगा जब ज़िम्मेदारियाँ, और पहले के ज़माने में तो घर के जो बेटा होता था वो एक पिता की भूमिका परिवार के लिए निभाता है। तो आपके लिए कभी वो दौर आया? हाँ, ऐसा ही हुआ है। हाँ। हम लोग असल में निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से जी, रहे हैं। जी। गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि थोड़ा से गाँव के हमारा, बारे में, बहन भाई हाँ, कितने थे, ग्रामीण परिवार पृष्ठभूमि के से बारे रहे। में? हाँ। तो वहाँ छोटी सी पिताजी के पास खेती की ज़मीन थी और हुँ, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक रहे हैं, और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं एक अध्यापक का बेटा रहा हूँ। हुँ। हम 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा हूँ, बस और फिर मुझसे पूरी छोटा भी कहानी, भाई है, केंद्र बिंदु यही है पूरे। और हम दोनों से छोटी 2 बहनें हैं। हुँ, तो पिताजी का ये मोटिव रहा शुरू से, पिताजी का नहीं दादा का भी गांव में, कि हम लोग, दादा मेरे निरक्षर थे हुँ, लेकिन महिलाओं तक की, बेटियों तक की पढ़ाई के मामले में बहुत संजीदा। हुँ, उनका कहना ये था कि हम चाहे एक वक्त खा लें हुँ। लेकिन इन बच्चों को पढ़ा के हमें कुछ बनाना है और बड़ी चीज़ें दिलानी हैं। तो पिताजी ने हमें ग्रामीण आपकी पृष्ठ, ये सोच आपके दादाजी की थी, दादाजी की थी, और ये सोच बेटियों की, पोतियों के लिए भी पोतियों के लिए थी। उस समय में? जी, जी, हुँ, जी। तो यही बात मेरे पिताश्री में भी ट्रांसफ़र हुई हुँ, दादाजी की। हुँ, उन्होंने भी हमें खेती के कामों से और उन चीज़ों से दूर रखा, हुँ, और बेहतर से बेहतर शिक्षा लें और कुछ बनना है। हुँ, तो हम ये चीज़ शुरू से देखते थे हुँ, कि पिताजी कैसे अभावों में जीते हुए भी हुँ, दोपहर तक वो स्कूल जाया करते थे, हुँ, ड्यूटी करके आने के बाद फिर खेत में जाना, काम करना, हुँ, और फिर हमें जो कुछ भी वो संसाधन मुहैया हो उनसे हमें शहर में हुँ, स्थापित करके पढ़ाई में लगाया। दादाजी खुद, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मेरी दोनों बहनों को स्कूल छोड़ने जाया करते थे, लेके आया करते थे। तो गांव में ये चर्चा होता था हुँ, कि सैनी साहब को क्या सूझा है, हुँ, बेटियों को तो पढ़ाने की ज़रूरत थोड़ी है, हुँ, 10-12 वर्ष की हों और हुँ, शादियां कर देनी है। हुँ, लेकिन हमारे घर का या हमारे दादाजी का अलग ही लक्ष्य था। तो यही बात है कि हुँ, मेरी बहन तक पोस्ट ग्रेजुएट हुई हुँ, और बाद में शादियां हुई। तो ये सब देखा तो संजीदगी तो रही, और मुझे ये ज़िम्मेदारी का एहसास हम दोनों भाइयों को होता रहा कि हुँ, पिताजी जिस ढंग से हमें संसाधन संचित करके पढ़ा रहे हैं और शहर में भेज के, हुँ, तो हमें कुछ करके दिखाना है, हमें भी हुँ, ज़िम्मेदारियों का। तो वो खुल के बेतकल्लुफ़ी से जैसे बच्चों का जीवन होता है, वो जीने की बात नहीं रही। तो शायद जिस चीज़ को आप बार-बार इंगित कर रही हैं कि हुँ, ये हुँ, गांभीर्य है, हुँ। बाहर भी ये गांभीर्य, कम तो वो उम्र में ज़िम्मेदारियों दायित्व, का के सबब बिल्कुल, ऐसा रहा है। बिल्कुल। और वैसे अच्छी ज़िंदगी रही है, और माँ-बाप ने भरपूर स्नेह दे के जो कराया, हमने भी कोशिश की कि हुँ। लायक बने। और ये जो रामपुर में जी, उस दौर में मेरे ख्याल से मुस्लिम बहुतायत एरिया है जी, रामपुर, तो वो एक बेटियों को घर से बाहर कम भेजने की जी, जी। परंपरा भी रही होगी कि भाई नहीं भेजना है ना, तो वो मतलब बड़े ही सूझबूझ वाले परिवार में परवरिश हुई है। लेकिन ये भी है कि ये हकीकत है कि घर में कई भाई बहन हैं तो जो सबसे बड़ा रहता है वो एक पिता की भूमिका निभाता है। पिता का एक कहते हैं बड़ा भाई भी बहनों के लिए पिता समान होता है, उनके विवाह और उनकी शादियाँ, उनका दहेज सारा संपन्न, जैसे बेटियों को भेजता अपनी बहनों को उतना ही दायित्व के साथ भाइयों के भी वो जिम्मेदारी तो रहती है। और फिर भी हम कहते हैं ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारे भारतीय सनातन संस्कृति है, अपने परिवार को संभाल के चलना, परिवार को साथ लेके जी, चलना, जी, पूरे जी, ये एक सही। अपनी प्रोग्रेस नहीं। और खासकर कुछ कुछ जगह, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कई जगह ऐसा होता है कि सिर्फ अपना-अपना सोचना है, अपना पढ़ लिख के निकल लिए, है ना? घर में कुछ भी होता रहे। पर कुछ परिवारों में और कुछ इलाकों में ऐसी परंपराएँ हैं कायम कि परिवार को साथ लेके चलना है, खुद से थोड़ा पीछे रह जाओ।
आप उस पीढ़ी से हैं। बिल्कुल। और आप अनुभव के आधार पे जो चीज़ें मेरी बात से निकाल के बात ला रही हैं, तो उससे स्वाभाविक रूप से कई बातें निकल के आ रही हैं जो आप महसूस कर रही हैं कि चूंकि आप बड़े हैं। बेशक वही सब रहा है। हमारी दोनों बहनें हम दोनों भाइयों से छोटी हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा टारगेट ये रहा है कि हम शादियां बाद में करेंगे। हमारी दोनों बहनों की हम दोनों भाइयों से पहले शादियां हुई हैं। हमने देखा, मैंने ही देखा, बड़े बहन के लिए सब जिम्मेदारियों से उनसे निवृत्त होने के बाद फिर हमने अपनी शादियां की। तो ये परिवार में हमने भी जिम्मेदारियां ये महसूस की, लेकिन बड़ी कामयाबी से हम सब चीजें ये कर पाए हैं। और देखिए, एक हकीकत तो है विवेक जी, कितना भी पैसा हो जाए, कितनी भी संपन्नता हो जाए, कितना भी नेम फेम बंदा क्यों ना कमा ले, अगर वो परिवार से टूटकर अकेला रहता है तो उस मखमल के बिस्तर पे वो अकेला ही सोता है। बेशक बेशक, है ना, उस हवेली में वो अकेला ही रहता है। उसको जो ये धातु की चीजें हैं, बनावटी चीजों के बीच में रह के अपना दिल बहलाना होता है। तो रिश्ते का सुख, रिश्तेदारों का सुख, परिवार का सुख, चाहे कहते हैं मिल बैठ के फर्श पे, जमीन पे बैठ के, झोपड़ी में बैठ के भी जब हम एक साथ एक परिवार के साथ रहते हैं, सबसे बड़ा सुख माना गया है। और वो इंसान कभी अकेला नहीं रहता, मतलब है ना। तो वो एक बहुत अच्छी हमारी परंपराएं जो दिन पे दिन कम होती जा रही हैं। हमें इस बात का भी दुख होता है जब चारों तरफ देखते हैं बस अपनी दौड़ है, अपना ही भविष्य है, बस सब परिवार से अलग अलग। एक ही परिवार के सदस्य अगर 5 लोग हो तो 5 जगह सेटल है। दुखद स्थिति है। और चलिए, हम ये थोड़ी सी दुनियादारी की बात कर ली है आपके गंभीर्य को देखते हुए, पर आप है नहीं देखिए जो गंभीर आदमी पता है जब थोड़ा सा भी मुस्कुरा देता है वो बहुत खूबसूरत लगता है। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है और मुझे प्रेरित कर रही हैं आप। जी बिल्कुल। और एक गजल और हो जाए जी, क्योंकि गजल के अलावा बहुत सारी बातों पे हम बात करेंगे। आप मुक्तक भी कहते हैं, दोहे भी कहते हैं, तो चलिए दोहों पे आते हैं जी। वैसे तो जैसे मैंने कहा, आपने भी उस बात का उल्लेख किया कि मूलतः में गजल में अपने आप को ज्यादा आरामदायक अवस्था में महसूस करता हूँ और चीजें कहता हूँ, लेकिन टेस्ट परिवर्तन के लिए दोहे भी कहे हैं, तो कुछ दोहे आपको सुनाता हूँ। और वैसे मैं तहत में पढ़ता हूँ, लेकिन दोहे मैं कोशिश करता हूँ कि तरन्नुम में पढ़ूं, दोहे पढ़ लेता हूँ जी। वैसे आप अब हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं अच्छा है, स्टूडियो में बैठ के आपकी प्रेरणा से जी। परिवार को भी मेरी ये शिकायत दूर होगी कि घर में तो कभी हंसा करो, अक्सर होता है हंसा रही है। तो मैं बात हुआ करेगी तो शेयर दूंगा। मैंने कहा डॉक्टर उर्मिल सखी जी से मुझे ये प्रेरणा मिली है और शायद घर का माहौल कुछ हल्का होगा जी ये मैं अपने आप में नकारात्मकता महसूस करता हूँ। बोले तुम हमेशा संजीदा बने रहते हो। देखिए दोहे पे आते हैं जी जी बिल्कुल। कि पत्नी के श्रृंगार का अच्छा ले आए सामान, पत्नी के श्रृंगार का ले आए सामान, माँ के चश्मे का उन्हें रहा नहीं कुछ ध्यान। क्या बात है रहा नहीं कुछ ध्यान। और आज की व्यवस्था की तरफ कुछ इशारा, जिससे मैं अक्सर बहुत अपने आप को दुखी भी महसूस करता हूँ, लेकिन व्यवस्था है समाज की कि खाना खाकर सेठ जी गए चैन से लेट, खाना खाकर सेठ जी गए चैन से लेट, नौकर धोता ही रहा बर्तन खाली पेट, बर्तन खाली पेट जी। और एक आखिरी दोहा और सुनाता हूँ कि होंगे क्या इससे अधिक बुरे और हालात, होंगे क्या इससे अधिक
बुरे और हालात चौराहे तक आ गई, अब तो घर की क्या बात, बात है, क्या बात है। अब तो घर की बात। क्या बात तो है। ये कुछ ये दोहे। भी, इसमें भी, इन दोहों में भी, दोहे तो खैर अक्सर समाज के लिए ही ज़्यादातर होते हैं, और इसमें एक सच्चाई भी आ गई है कि चश्मे की बजाय श्रृंगार पर है फोकस, और वो खा के सो गए और वो खाली पेट बर्तन धो रहा है। जी जी जी, पर यही चीजें कचोटती बहुत हैं, और खूबसूरत जी। वो और गजल में बांधने की बात हो, सही दोहे बात, में, तो यही सही सब बात, बन पाता है। बिल्कुल। और बहुत सारे विषयों पर भी करनी है बात, लेकिन दोस्तों समय है छोटे से ब्रेक का, जल्द आते हैं। दोस्तों हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और विवेक साहब से दुनियादारी पर भी बात हो गई है। विधाएं कितनी खूबसूरत हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग विधाएं, अलग अलग अंदाज से बात को कहने का सलीका, तरीका। और अब बातों का सिलसिला थोड़ा और। विवेक जी, ये तो दोहे की बात हो जी गई, जी जी। आपकी गज़ल भी सुनी, दोहा भी सुना, और दोहे के बाद एक आपकी ख़ास बहुत खूबसूरत विधा से भी आप जो है, विधा से भी आपको प्यार है, मुक्तक। जी जी। ये मुक्तक क्या होता है? हमें तो मालूम है, लेकिन जो हमारे इतने प्यारे दर्शक टीवी देख रहे हैं, उनको भी तो पता चले, क्योंकि वो काम छोड़ के टीवी के आगे बैठे हैं, तो उनको भी लगना चाहिए दोहा क्या होता है, मुक्तक क्या होता है। तो हो सकता है कल को हमारे दर्शक मुक्तक ही लिख नहीं, ले जी। बेशक बेशक, तो ये क्या बहुत होता अच्छा है है, किस अगर तरीके से? लोगों को हाँ प्रेरणा मिलती है और कुछ कहे तो खुशी की बात है जी। हमारे लिए। मुक्तक भी काव्य की एक विधा है। डॉक्टर साहिबा, जैसे ये कह सकते हैं, गीत के चार पंक्तियां जो बंद होता है, हाँ उसी शक्ल में मुक्तक होता है। मतलब चार पंक्तियों में एक निश्चित लय और मापनी पर जी हमें अपनी बात पूरी कर देनी होती जी है। उसकी पहली दो पंक्तियों में तुकांत होता है, जी। और फिर आखिरी पंक्ति में तुकांत है। और ख़ास तौर से जिस मुद्दे या जिस विषय को हम उठाते हैं, दो या तीन पंक्तियों में उस बात को उठाते हैं, और चौथी पंक्ति में उसका समापन कर दिया जाता है। उसका 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 समापन भी करते हैं और उसका समाधान भी। हाँ, समाधान, और समाधान भी, एक हाँ, मैसेज आ मैसेज जाता है। जी। तो जो कुछ हो जाए जी, एक मुक्तक मैं प्रस्तुत करता हूँ, उससे आपको एक बात ये समझ आएगी। जी। काफ़ी पहले कहा था ये मुक्तक कि जिंदगी अपनी बदलना सीखिए, जिंदगी अपनी बदलना सीखिए, वक्त के सांचे में ढलना सीखिए। बदलना ढलना, दो तुकांत आ गए पहली दो पंक्तियों में। जिंदगी अपनी बदलना सीखिए, वक्त के सांचे में ढलना सीखिए, कामयाबी की तमन्ना है अगर, ठोकरें खाकर संभलना सीखिए, ठोकरें खाकर संभलना सीखिए। और आमतौर से मंचों पर जो कवि या शायर जाते हैं, वो भूमिका के तौर पे जब अपनी गजल या गीत पेश करते हैं, तो उससे पहले ये परंपरा अक्सर है कि अब चार पंक्तियां, कुमार विश्वास की तो आप सब चार पंक्तियों से बड़ी भली भांति परिचित होंगे। तो ये मुक्तक यूं लोकप्रिय ज्यादा है कि मंचों पे इससे वार्म अप होते हैं कवि या कवियत्रियां। और मेरे को लगता है चार पंक्तियों में मकसद सारा सध जाता है, बहुत कुछ बयान हो जाता है। ये बहुत बढ़िया। और एक दो मुक्तक और, कोई एक और, एक कुंडलिया, चले कुंडलिया थी, आप कह रही थी कुंडलिया, वो 6 पंक्तियों में बात खत्म हो जाती है उसमें। जी, ये कुंडलिया 6 पंक्ति में खत्म हो जाती है, तो उसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ये है, कुंडलिया भी अच्छा सवाल आपने ये पूछा खास तौर से कि कुंडलिया का फॉर्मेट क्या है। जैसा कि कुंडलिया नाम से ही जाहिर हो रहा है, जैसे सर्प जब बैठता है, सांप जब बैठता है, तो वो कुंडली मार के बैठता है। जब वो बैठेगा, मतलब सिकोड़ी पूंछ, और वो पूंछ अंततः मुंह तक, फिर तक फन तक आ जाती है। तो ये वहां से कुंडलिया शब्द इजाद हुआ, ये जो विधा है सर्पाकार होने की वजह से। कुंडलिया 6 चरण में पूरा होने वाला एक वो है। उसमें जिस शब्द से कुंडलिया का पहली पंक्ति जिस शब्द से शुरू होती है, समापन भी वही होता है, इसलिए उसको कुंडलिया का नाम दिया गया है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण में दोहा होता है, और फिर जो आखिर के 4 चरण हैं वो रोला होता है। दोहा हम सब परिचित हैं, इस विधा के जानकार। 13-11 मात्राओं की 2 पंक्तियों में पूरी बात होती है। रोला उसका उल्टा होता है, उसमें 11-13 मात्राओं में। तो
कुंडलिया के 6 चरण में पहले 2 चरण दोहा होते हैं और आखिर के 4 चरण रोला, उसमें बात समाप्त कर दी जाती है। उसमें भी यही है कि हमने कोई बात उठाई, कोई विषय उठाया और अंत में उसका समापन कर दिया। और ख़ास बात यही है कि पहले जिस शब्द से हमने कुंडलिया को शुरू किया, आखिर में वही शब्द आना चाहिए। तो ये बात और मेरे दर्शकों को और हम सबको स्पष्ट होगी कि एक कुंडलिया में सुनाता हूँ जी। फागुन कितना खुशगवार मौसम होता है, उसको लेके कुंडलिया छंद हुआ है जी। वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि फागुन आते ही खिले खेत और खलिहान, फागुन आते ही खिले खेत और खलिहान, हवा सुगंधित हो गई महक उठे उद्यान, हवा सुगंधित हो गई महक उठे उद्यान। यहाँ तक तो दोहा हो गया, दोहा हो गया। अब इसको उल्टा करेंगे तो रोला शुरू हो जाता है। अब ये रोला शुरू हो जाएगा जी। महक उठे उद्यान कोकिला राग सुनाए, महक उठे उद्यान कोकिला राग सुनाए, लख लख कर ये दृश्य सभी के मन हर्षाए, लख लख कर ये दृश्य सभी के मन हर्षाए। और गाएं हम भी फाग लगी है केवल ये धुन, गाएं हम भी फाग लगी है केवल ये धुन, आया जब से द्वार सखे मदमाता फागुन, आया जब से द्वार सखे मदमाता फागुन। तो अंत इसका फागुन शब्द से ही हुआ और फागुन से ही शुरू था, फागुन से ही अंत हो गया। तो ये और जहाँ पे उद्यान था, उद्यान से लेके फिर हम जब रोले पे आए तो दोहे के आखिरी उद्यान को हमने उठा के रोले से शुरू किया। जी जी, ये भी इसकी खासियत है। जब चौथी पंक्ति शुरू होती है, पांचवी पंक्ति, तो ये कुंडलिया है। बहुत बढ़िया। ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन मैं जानबूझकर चाहती हूँ कि सिर्फ वार्तालाप में सीमित ना हो जाए दोस्तों ये इंटरव्यू, क्योंकि जानकारी हमेशा अच्छी होती। कल को आपको भी जब आप इस ऑडियो को, वीडियो को बार बार देखेंगे और इस जानकारी को हासिल करने के बाद हो सकता है आपको भी कुंडलिया छंद लिखना आ जाए कि पहले 2 पंक्ति में दोहा है, फिर 4 पंक्ति में जो है रोला है, और तमाम जो 6 पंक्तियां हो जाती है तो उसको कुंडलिया छंद बोलते हैं। और अंदाज भी बता दिया बहुत खूबसूरती से, आप भी लिखिए कभी। और ये तो रही एक बात। और नवगीत भी आप कहते हैं जी जी जी, तो नवगीत भी एक सुना दीजिए। और नवगीत क्या होता है ये भी हमारे प्यारे दर्शकों को बता दीजिए। नवगीत असल में जैसे नाम से ही हम स्पष्ट हो पा रहे हैं, नवगीत नया गीत, नया गीत। तो ये गीत से हटकर कुछ और नहीं है मैडम, मैं बताऊं और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी, गीत ही है ये। अब नए परिवेश में कुछ नए बिंबों के माध्यम से, नए प्रतीकों के माध्यम से और ख़ास तौर से सामाजिक सरोकारों को इंगित करती हुई कुछ बात कह दी जाए तो वही नवगीत है। वैसे नवगीत में भी गीत की तरह पहले मुखड़ा होता है, टेक होती है, उसके बाद में अंतरा होता है। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ ये है कि जो नए सरोकार हैं उनको और नए बिंबों और प्रतीकों के ज़रिए कुछ बात कह दी जाए, वो नवगीत है। तो अब आजकल लोग बहुत अच्छे नवगीत कह रहे हैं, उसमें कोई सामाजिक सरोकारों को लेके या किसी विशेष परिस्थिति को लेके मुझे एक मेरे जहन में काफ़ी दिन तक कौंधा गांव की पृष्ठभूमि का अपना परिवेश और सर्दी का मौसम, तो उस जो आम परिवार है गांव में, उस सर्दी के मौसम में कैसा महसूस कर रहा है वो नवगीत में मैंने उसका उल्लेख किया है। वो मैं प्रस्तुत करता हूं तो पता चल जाएगा कि बिंब प्रतीक या नए प्रतिमानों के हिसाब से नवगीत की क्या बात हो जाएगी। जी बिल्कुल। एक इसका जो स्थाई है, टेक है, वो एक पंक्ति की भी हो सकती है। तो वहां से शुरुआत है कि आप देखें बिंब प्रतीक की बात होती है ना, सीधे सीधे तो हम बात कहते हैं। इसका जो मुखड़ा है, टेक है कि छत पर आकर बैठ गई है अलसाई सी धूप। यहाँ से अब चलते हैं, अब चित्र में आगे खींचता हूँ। छत पर आकर बैठ गई है अलसाई सी धूप। अब बंद है, देखें पहला कि सर्द हवा खिड़की से आकर मचा रही है शोर। सर्द हवा खिड़की से आकर मचा रही है शोर। कांप रहा थर थर कोहरे के डर से प्रतिपल भोर। कांप रहा थर थर कोहरे के डर से प्रतिपल भोर।
और दांत बजाते घूम रहे हैं काका राम स्वरूप। दांत बजाते घूम रहे हैं काका राम स्वरूप। छत पर आकर बैठ गई है अलसाई सी धूप। ये इसमें चित्रण पहले बंद में हुआ। दूसरा बंद में इसका प्रस्तुत करता हूँ जी। देखें, अम्मा देखो कितनी जल्दी आज गई हैं जाग। अम्मा देखो कितनी जल्दी आज गई हैं जाग। चौके में बैठी सरसों का घोट रही हैं साग। जी। पंजाब हरियाणा की भूमि पे साग और मक्की की रोटी, क्या मजा आता है। अम्मा देखो कितनी जल्दी आज गई हैं जाग। चौके में बैठी सरसों का घोट रही हैं साग। दादी छत पर ले आई हैं नाज फटकने सूप। दादी छत पर ले आई हैं नाज फटकने सूप। छत पर आकर बैठ गई है अलसाई सी धूप। अंतिम बंद है इसका कि आए थे, अभी हम गांव घर से आए और अब जंगल का चित्रण शुरू। आए थे पानी पीने को चलकर मीलों मील। आए थे पानी पीने को चलकर मीलों मील। देखा तो जाड़े के मारे जमी हुई थी झील। देखा तो जाड़े के मारे जमी हुई थी झील। करते भी क्या लौट पड़े फिर प्यासे वन के भूप। शेर की तरफ इशारा किया है कि जमी हुई थी झील। करते भी क्या लौट पड़े फिर प्यासे वन के भूप। छत पर आकर बैठ गई है अलसाई सी धूप। छत पर आकर बैठ गई है अलसाई सी धूप। बहुत खूब। तो विवेक जी, ये हमारा जो है नवगीत है, लेकिन मैं अपनी जानकारी के साथ साथ कुछ और भी जानना चाहूँगी। ब्रेक के बाद इस पर ज़रूर बात करेंगे दोस्तों, लेकिन समय इस वक्त ब्रेक का है, जल्द आते हैं लौटकर। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं और विवेक साहब रामपुर से हैं। बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, तो क्यों ना और बातें की जाए। विवेक जी, छंद, रोला, मुक्तक, दोहा, गज़ल, नवगीत, सब पे बात हो गई और बहुत ज्ञानवर्धक जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है साहित्यिक विधाओं की, कि कितने अंदाज हैं, कितने उनके स्टाइल हैं, कितनी उनकी मात्राएं, फॉर्मेट, उनका तरीका, जिस वजह से उनके अलग अलग नाम है। वही बात हो गई, घर में अगर 6 बच्चे हैं तो किसी का कद इतना है, किसी का इतना है, कोई है ना, कोई हेल्दी है, कोई दुबला पतला है। तो ठीक वैसे ही हमारी जितनी भी विधाएं हैं उनके भी कद काठी आकार है, अलग अलग है, इसलिए उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। बहुत खूब, मैंने तो बड़े देसी तरीके से बता दिया कम पढ़े लिखे तरीके से। यही अच्छा है, सबकी बहुत आसानी से समझ जो बात आ जाए। हाँ। देसी अंदाज आपका, बहुत कुछ मुझसे कहलवा ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा। हम तो गूंगे से बुलवा लेते हैं सर, और खैर आप तो बोलने वाले हैं, अब बहुत अच्छे वक्ता हैं। खैर अच्छा, एक दो सवाल कुछ ऐसे करना चाहती हूँ कि साहित्य से थोड़े से अलग हैं। आप रामपुर से हैं, हम छोटे छोटे थे तब से ये सुनते हैं रामपुर का चाकू, रामपुर का चाकू। तो ये क्या खासियत है आपके रामपुर के चाकू में? क्योंकि आजकल तो हर चाकू हर जगह मिलता है। जी। लेकिन रामपुर का चाकू की क्या क्वालिटी है? क्वालिटी क्या मैडम, सच में आपने सही सवाल किया। हाँ। रामपुरी चाकू के नाम से और लोगों में खौफ भी आ जाता है, और ये रामपुर से क्यों मंसूब हो गया। हाँ। बात आती जैसे किसी भी शहर विशेष का, आपके यहाँ का कोई उत्पाद होगा जो खास रहा होगा। हमारे हरियाणा के तो हम ही उत्पाद है। नहीं, और जैसे अब मैं अपने यूपी की बात करूं, सशक्त महिलाएं, क्या बात है। अब जैसे हमारे बनारस है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ की साड़ियाँ बहुत, बनारसी साड़ियाँ, तो वो उत्पाद है। हमारे ही मेरे पड़ोस में बड़ा जिला हमारे मुरादाबाद है, वो दुनिया में ब्रास सिटी के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पीतल की चीजें बनती हैं। तो वैसा ही उत्पाद ये रामपुर के साथ नवाबी जमाने से ही जुड़ा चाकू का उत्पादन वो होता है। अब चाकू से मुराद ये नहीं है कि जहाँ चाकू की बात आई खौफ के लिए या किसी पे दुर्भावना से वार के लिए चाकू तो टेंसिल्स में आते हैं, हमारे किचन में भी चाकू इस्तेमाल होता है। हाँ। और भी तमाम कारीगर चाकू रखते हैं। हाँ। वो एक अलग चीज है। वो जो चाकू की जो बात है, अब कहीं दुर्भावना से तो कोई भी चीज इस्तेमाल करे आदमी, सही बात है। तो वहां पे ये उद्योग पनपा और ये रोजगार का जरिया था लोगों के। तो ये घरेलू जो कैंची, चाकू ये बना करते थे।
तो रामपुर इसलिए इस चीज़ से जुड़ा। लेकिन बाद में समय के साथ दुश्वारियां आने लगी, सरकार की तमाम नीतियां ऐसी रहीं जिसे टैक्सेशन, जीएसटी या लाइसेंस मिलने में दिक्कत, तो वो उत्पादन अब ख़त्म सा हुआ। लेकिन कई अच्छे प्रशासनिक अधिकारी आए, अब इसको फिर से और खानदानी पेशा भी होता जी था। जी जी हैं लोगों के, तो कर रहे हैं। वरना आप रामपुरी चाकू के नाम से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हो कि राजकुमार साहब के फिल्मों में डायलॉग, और अभी भी तालियां बज जाती हैं जब रामपुरी चाकू की बात आती है। बिल्कुल। वो बड़ा मशहूर डायलॉग राजकुमार साहब का मुझे फिल्म वक्त में उन्होंने बोला था, याद आ रहा है। अब मैं उस स्टाइल में तो नहीं बोल सकता, राजकुमार साहब तो राजकुमार साहब थे। जॉनी ये रामपुरी है, लग जाए तो खून निकल आता है। अच्छा। तो जब ये जॉनी रामपुरी है, चाकू कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, रामपुरी तो दिया। तालियां चाकू बजने तो कोई लगती भी हैं। लग जाए खून आएगा, हाँ। लेकिन रामपुरी कहने से थोड़ा डरा दिया। बस बस, तो क्या वही बात है। रामपुरी हाँ। चाकू, वो वैसे कोई बात नहीं है। बस खौफ से बाहर आए, खौफ से। किचन में भी इस्तेमाल होता है चाकू, और भी सब सही चीजों बात में होता है। नहीं, ऐसे कहते हैं कि अलीगढ़ का ताला, जी जी जी, रामपुर का बस चाकू, है ना। और चीजें अब तो सब पहले क्या था, पर्टिकुलर किसी एरिया में वो चीजें होती थी। अब तो कोई भी चीज ऑनलाइन कहीं भी, हर चीज हाजिर है आपकी एक कॉल पे। किसी भी मतलब देश की क्या, मैं तो कहती देश के बाहर की चीजें भी आ जाती है। बहुत बढ़िया। और एक सवाल और कि आप इतना अच्छा कहते हैं, इतने प्रबुद्ध हैं, इतने वरिष्ठ हैं, और इतने गंभीर आपका लेखन है, चिंतन है, और प्रतिष्ठित हैं आप। बाहर जाते हैं, मुशायरे करते हैं, पढ़ते हैं, तो घर वालों को कैसा लगता है? उनको है कि हम भी सुने आज, भाई आज की शाम बच्चे कहें या पत्नी कहे कि विवेक जी आज तो मुझे भी कुछ गजल सुना दीजिए। कभी ऐसा मौसम बनता है घर में? हाँ, बनता है। अच्छा। और खुशकिस्मत हूँ मैं इस बात के। हाँ। हालांकि सबके टेस्ट अलग अलग हैं घर में, वो तो होते हैं, लेकिन मुझे बराबर प्रोत्साहन और सपोर्ट घर से मिलता है, और उन्हें अच्छा लगता है। पत्नी का रुझान संगीत में ज्यादा रहा है, उन्होंने म्यूजिक में प्रभाकर किया है, आवाज़ अच्छी है उनकी, कविता से इतना वो नहीं, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है। पढ़ते हैं तो घर का पूरा सपोर्ट रहा है, और यही वजह है कि हम इस मुकाम पे पहुंचे। उनका प्रोत्साहन और सपोर्ट है, और माहौल अच्छा रहता है। और मैं तो उनको प्रेरित करता हूँ, बल्कि ये होता है पत्नी के साथ कि तुम्हारा भी रियाज हो जाएगा, मैं लिखता हूँ, तुम कुछ गाओ, कोशिश करो। तो वो करती हैं। मेरी कई गजलें गाई हैं उन्होंने। क्या बात है। बिना किसी संगत के, ये आवाज़ मैं कह सकता हूँ इस मंच से मुझे कि हाँ, इनकी आवाज़ अच्छी है और अच्छा गा लेती हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और हम तो यही कहते हैं कि ये रिश्ता ऐसे ही कायम रहे। एक के पास सुर है, एक के पास सुर है, एक के पास शब्द है, और शब्द और आपकी दुआएं रहेंगी तो जी, सब अच्छा चलेगा। ये कुछ मीठा कुछ खारा। दोस्तों, बहुत खूबसूरत किताब है, गज़ल संग्रह है विवेक साहब का। और आप यकीन मानिए, मैंने रात रात में ये किताब पढ़ ली है, और बहुत सुकून मिला कि इतना अच्छा लिखा जा रहा है। अपने आप में ही एक दस्तावेज हमारी टेबल पर, स्टडी टेबल पे ऐसा रखा होता है कि हम जब भी फुर्सत के पल में होते हैं ऐसी किताब ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। विवेक साहब, बहुत खूबसूरत किताब है ये, आपकी मोहब्बत, हौसला अफजाई। और कल में ही हमने सारी पढ़ डाली। आप सोचिए कि पढ़ता कोई तभी है जब कुछ अच्छा लगने लगता है। जब 2-4 गज़ल के पढ़ के लगता है कि नहीं कुछ खास नहीं, तो बंदा रख देता है। लेकिन नहीं, पूरी किताब पे नज़र डली है कल, और बहुत गौरवान्वित हूँ आपकी किताब को पढ़कर, आपसे मिलकर। हमारा लेखन धन्य हुआ। आप जैसे मुरीद, और आप खुद अच्छी मझी साहित्यकार हैं। जब से तारुफ हुआ है, प्रोज में भी, पोइट्री में भी गज़ब का आपका वो है, तो मुझे खुशी हुई कि आपने तारीफ इसकी की। जी, बहुत शुक्रिया सर। और मैं तो यही कहूँगी कि आपका आना बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी, अपना ज्ञान रखा सबके समक्ष, कि भाई यहाँ विधाओं पे बहुत तरीके से और बहुत संक्षिप्त और बहुत प्रॉपर तरीके से, कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से बात को समझाया, बताया, और आप आए। बहुत जी तो चाहता है कि और बात करें, पर हम मजबूर हैं, लेकिन जितना भी वक्त मिला आपने वक्त निकाला, और मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं भी दिल से आभार प्रकट करता हूँ जस्ट टीवी का, आपकी मेज़बानी का, आपकी एंकरशिप इतनी, और सभी दर्शकों का जी। और फिर आना बना रहेगा, आपका बुलाते रहेंगे जी, बुलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब क्या कहूँ, यही तो कहूँगी, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहे, और हम भी इसी तरह मुस्कुराते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, और मेहमान लेकर आते रहेंगे। और अब यही कहूँगी कि विवेक जी को और मुझे, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।